चैप्टर 6 ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जूट इंडस्ट्री। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का और जूट के बने सामानों का। ये सेकंड पोजीशन है हमारे देश की एक्सपोर्टर के रूप में बांग्लादेश के बाद। यानी उत्पादन करने में तो हमारा नंबर 1 स्थान है, लेकिन एक्सपोर्ट करने में बांग्लादेश के बाद हम सेकंड नंबर पे हैं। इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 20% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग। हमारी जितनी टोटल एक्सपोर्ट से अर्निंग होती है ना, जितना भी हम रुपया कमाते हैं एक्सपोर्ट के द्वारा कुल सब सामान, उसका 20% अकेले हम जूट से कमाते हैं। जूट इंडस्ट्री एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है इसमें स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है, अनस्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उधर भी लाभ है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इसका। बंगाल हैज़ लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री। 84% प्रोडक्शन बंगाल से ही होता है। देखो, जितना भी उत्पादन पूरे देश में हो रहा है उसका 84% जो है अकेले बंगाल से हो रहा है। अलोंग द बैंक ऑफ रिवर हुगली ऑल जूट इज प्रोड्यूस्ड। केवल हुगली के किनारे की जो 10, 12, 15 किलोमीटर के दोनों तरफ का क्षेत्र है, केवल उसी में उत्पादन होता है सारा जूट का। वहीं पे जूट उत्पादन होता है, वहीं पे सारी फैक्ट्री हैं इसकी। और जो हुगली नदी है उसी का इसके यातायात के लिए यूज़ भी किया जाता है। यानी वो लोग क्या करते हैं, इसके बंडल्स बनाए और नदी में डाल दी और नदी में बह के वो फैक्ट्री तक पहुंच गए, सिंपल। तो सड़क यातायात की भी इन्हें ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में देखिए बच्चों, along the bank of river हुगली जूट इज़ प्रोड्यूस्ड, ऑल जूट इज़ प्रोड्यूस्ड। फैक्ट्री कौन से हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं भाई कि इसका जो हाई कंसंट्रेशन है मिल्स का वो हुगली बेसिन में ही है। क्यों? नंबर 1, यहाँ पे ना रॉ मटेरियल सारा मिलता है। ये बहुत फर्टाइल ज़मीन है, बहुत उपजाऊ ज़मीन है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, यहाँ पर 90% जूट हमारे देश का उत्पादित होता है, केवल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ट्रांसपोर्टेशन देखो, यहाँ क्या है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो जाती है, वही नदी का पानी यूज़ कर लेते हैं। अलॉन्ग विद द रोडवेज और रेलवेज नेटवर्क। यहाँ पे रोडवेज ऐसा नहीं है कि नहीं है, रेलवेज रोडवेज दोनों हैं। वाटर फॉर प्रोसेसिंग, इसको धोने के लिए, इसकी सफाई के लिए। फॉर वॉशिंग एंड डाइंग, इसके रंजक यानी रंग करने के लिए भी इसके पानी यहाँ पे अवेलेबल है। रिवर हुगली का हम पानी लेते हैं और वापस रिवर हुगली में हम गंदा पानी छोड़ भी देते हैं, ठीक है। और पोर्ट सिटी, कैलकाटा पोर्ट फैसिलिटेट्स इन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। कलकत्ता पोर्ट पे डबल फैसिलिटी है। बाहर से तो हम मंगा लेते हैं हैवी मशीनरी, जिससे कि हम इसकी मशीन मिल्स लगा सकते हैं, और जो हमारा बना हुआ उत्पाद है उसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कलकत्ता पोर्ट से। तो ये भी बेनिफिट यहाँ पे है। लेबर, चीप लेबर जो है बंगाल और बिहार की यहाँ मिल जाती है। फाइनेंस, बिग कैपिटलिस्ट आर देयर इन कलकत्ता टू फिनांस द ट्रेड। चूँकि कलकत्ता आपको पता है ना, भारत के 4 जो सबसे बड़े शहर हैं उनमें से एक कलकत्ता है। तो कलकत्ता में सारे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट वहाँ पे हैं और कोई भी फाइनेंस में दिक्कत नहीं होती इस ट्रेड के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स देखो हर इंडस्ट्री में है। तो चलिए अब हम जूट इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। देखो भाई, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि रॉ मटेरियल जो है ना, उसकी प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ आवर जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज वेंट टू बांग्लादेश। जब भारत की आज़ादी हुई ना, उसके बाद वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था, फिर बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश को मिल गया वो सारा का सारा। तो वो एरिया जो पाकिस्तान में चला गया था, बांग्लादेश में फ़िलहाल है, वो एरिया हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। हमें जूट हम उत्पादन के लिए उतनी, हमारे पास फर्टाइल जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो वाला जो रीजन था, उसका काफ़ी हिस्सा उन्हें मिल गया। पहली प्रॉब्लम। इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत है भाई। देखिए, सिंथेटिक पैकेजिंग मटेरियल जो है अब नए नए आ गए। अभी क्या है, पहले क्या होता था, पैकेजिंग करनी है तो आपको जूट की जो बोरियां हैं उनमें आप पैकेजिंग करेंगे। बांधना है तो रस्सियाँ होती थी, ये सब जूट से बनती थी। अब नायलॉन की रस्सियाँ आ गई, पॉली बैग्स आ गए, प्लास्टिक रैपिंग्स आ गई,
तो इन सब की वजह से हैवी कंपटीशन झेलना पड़ रहा है जूट इंडस्ट्री को। यही वजह क्यों? क्योंकि सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट आ गए, इसलिए इसकी डिमांड भी घट गई है। हाई प्राइसेस, देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी जो मिलें हैं जितनी भी, उनमें से ज़्यादातर पुरानी और इतनी पुरानी हैं कि उन्हें बदल देना चाहिए उन मशीनरीज को। बट और यही वजह भी है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो इतनी स्लो और इस क्वालिटी की आती है कि हमारा जो माल है वो सस्ता बिकता है बनिस्बत के दूसरी कंट्रीज़ के। कई ऐसे नहीं कि जूट में ही, कई इंडस्ट्रीज़ में हमारे साथ ऐसा होता है। ऑब्सोलेट मशीनरी, पुरानी मशीनरी जिसे छोड़ देना चाहिए, उसे यूज़ करने की वजह से, क्योंकि हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं होती कई बार हमारे उद्यमी के पास में, और फिर उतना प्रॉफिट भी नहीं है उसे कई बार, तो वो सारी वजहों से वो मोटिवेट नहीं होता नई मशीनरी खरीदने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं कि हमारे प्राइसेस हाई हो जाते हैं कंपेरेटिव टू दूसरे लोगों के प्राइसेस से हम कंपेयर करें तो। या सेम प्राइस पे हम बेच रहे हैं, सेम प्राइस पे बांग्लादेश बेच रहा है, बट मान लिया है उनके पास हमसे सुपर मशीनरी हैं जिनसे वो बना रहे हैं, तो उनका फाइन होगा प्रोडक्ट, हमारा फाइन नहीं होगा, तो डिमांड उसकी ज़्यादा हो जाएगी, सेम प्राइस पर हमारी कम रहेगी। चलिए देखिए क्या है कि नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई 2005 में, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया भाई जूट पैकेजिंग जो है वो कंपलसरी है, यानी हमारी सारी पैकेजिंग कम से कम हम अपने देश की तो जूट में करें, या हम भी सारी की सारी सिंथेटिक फाइबर पे ले जाएंगे, हमारे जूट किसान का क्या होगा? पहली चीज़। दूसरा, यूएसए, कनाडा, रसिया, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये देश जो हैं जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत होती थी, अब धीरे धीरे एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल की वहाँ पे ज़रूरत आ रही है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो ढूंढ रहे हैं, तो फिर जूट पे आना पड़ेगा। कहाँ तक भागोगे? चलिए अच्छा, अब उसके बाद हम बात करें शुगर इंडस्ट्री के बच्चे। शुगर इंडस्ट्री में क्या है, इंडिया का 4th रैंक है बच्चों, 4th रैंक है शुगर के प्रोडक्शन में, और फर्स्ट है हमारे यहाँ गुड़ और खांडसारी में, वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान है हमारा बनाने में। मोस्ट ऑफ द मिल्स जो हैं वो आती हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारे देश के अंदर। पुराने समय में यूपी और बिहार जो थे वो मेन प्रोड्यूसर थे शुगर केन के, इसलिए जो ज़्यादातर जो मिल्स हैं वो वहीं पे लोकेटेड हैं। कहाँ पे? यूपी और बिहार में, क्योंकि गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं होता था। आज भी हमारी देखो वेस्टर्न जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे पूरी हमारी ये शुगर केन बेल्ट है, पूरा शुगर केन यहाँ हम उत्पादन करते हैं। दोराला मिल, रमाला मिल, मलकपुर मिल, ये सब वहाँ पे शुगर बना रही हैं, और हमारे एरियाज़ में इनमें डेवलपमेंट और शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, और शुगर केन को हमारा किसान उगा रहा है। तो ये अर्लियर जो स्थिति थी अब वो सीनरी चेंज हो रही है। देयरफॉर अच्छा, पुराने टाइम पे क्या था, मिल्स जो थी वो कंसंट्रेटेड थी इन्हीं एरियाज़ में, बट नाउ शुगर मिल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। लेकिन अभी नई नई जो मिल लग रही है वो इस एरिया में नहीं लग रही, वो लग रही है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। तो क्या गन्ना वहाँ ले जाएंगे? नहीं 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 नहीं, कुछ उसकी वजह है। पर एकड़ जो प्रोडक्शन है शुगर केन की वो सदर्न इंडिया में ज़्यादा है। 1 एकड़ ज़मीन पे जितना गन्ना यहाँ, जितने गन्ने में शुगर बनेगी, मतलब देखो गन्ने में मिठास की भी बात होती है, तो वहाँ के गन्ने में मिठास ज़्यादा है, शुगर कंटेंट ज़्यादा है वहाँ के गन्ने में, तो पर हेक्टेयर जो शुगर प्रोडक्शन आता है वो वहाँ के एरिया से ज़्यादा आता है इन कंपेरेटिव टू अवर एरिया। पहली चीज़। ब्लैक सॉयल जो है वो बहुत सुटेबल है, क्योंकि ब्लैक सॉयल बहुत फर्टाइल होती है, ये बहुत सुटेबल है प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन के लिए। सुक्रोज कंटेंट जो होता है शुगर केन में बहुत हाई होता है सदर्न इंडिया वाले में, और ब्लैक सॉयल जो है वो क्वाइट सुटेबल है फॉर कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन, ये हमने देख लिया। सुक्रोज कंटेंट हाई होने की वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटका में प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से रेज कर गई है। मिल्स और मशीन जो हैं वो सदर्न स्टेट्स में लग रही हैं, वो न्यू हैं, वो मॉडर्न मशीन्स वहाँ पे लग रही हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। पुरानी मशीन से उत्पादन करोगे तो वही शुगर कंटेंट से है, उतना ही शुगर कंटेंट उस यूपी वाले गन्ने में हो, तब भी प्रोडक्शन कम आएगी। ठीक है, नई मशीनरी का भी प्रभाव है। फिर दूसरा एक समस्या और है हमारे इधर एरिया में, कौन से, बिहार और यूपी वाले में,
ये एरिया में थोड़ा सा बहुत छोटा समय मिलता है पेराई के लिए, जब गन्ना पूरा तैयार हो जाता है ना और कट जाता है। यहाँ की जलवायु कुछ थोड़ी सी शुष्क है इन कंपैरिजन टू महाराष्ट्र कर्नाटक। वो समुद्र के पास हो गया, वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर क्या है, शुगर केन को काटने के बाद में पेराई करने तक के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है, बहुत ज़्यादा। और फिर वो खेत में लगा हुआ भी बहुत पकता नहीं है उस समय, उसमें तो शुगर केन बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए ज़्यादा टाइम मिलने से फ़ायदा ये होता है कि मिलों को ज़्यादा लंबे समय तक हम चला सकते हैं। समझ रहे हो? कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आर रनिंग सक्सेसफुली इन सदर्न स्टेट्स। और सदर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना के कोऑपरेटिव मिल्स वहाँ पे लगा दी गई हैं। कोई एक इंडिविजुअल ने अपना पैसा नहीं लगाया। तो इससे क्या हो रहा है, किसानों को बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मिलें लगती हैं उसमें ओनर भी किसान ही होता है। वो जो किसान हैं सारे के सारे, जो उसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं मिलके, 5,000 किसान परिवारों ने मिलके मिल लगवाई, तो 5,000 किसान उसके पार्टनर हो गए मिलके। तो ये बेनिफिट है, उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग होता है उसका। चलिए, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज अब हम देखते हैं बच्चों। ये इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल। देखो, हाँ, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहली जो इंडस्ट्री आती है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, अब हम उसे देखते हैं। ये इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री है। देखो, आयरन क्या है कि आयरन से सरिया बनेगा, सरिये से ही सारी बिल्डिंग बन रही हैं, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो गया सरिया, आयरन बहुत ज़रूरी हो गया। तो इसे हम कहते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड को पूरा करने वाली इंडस्ट्री। तो ये रॉ मटेरियल है बेसिकली एक तरह से दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, दूसरी मशीनें बनाने के लिए, मशीन टूल्स बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के लिए, सब के लिए ये बेसिक टूल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसे हम हैवी इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, वो भी भारी है। जैसे आयरन और कोयले की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें पिघलाने के लिए आयरन को, और स्मेल्टिंग करने के लिए, आयरन और की स्मेल्टिंग करने के लिए जब हम स्टील बनाते हैं तो उसके लिए लाइमस्टोन की ज़रूरत होती है। तीनों ही चीज़ भारी हैं हमारी, तो हम उसे बहुत दूर नहीं ले जा सकते जहाँ इनका उत्पादन होता है, ये बल्कि इन नेचर हम इसे कहेंगे। आयरन और मिक्सड विद लाइमस्टोन इज स्मेल्टेड। आयरन और जो जब उसे हम लाइमस्टोन में मिला लेते हैं तो उसका स्मेल्टिंग कराया जाता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुकिंग कोल, ठीक है, और फिर बनता है पिग आयरन, कच्चा लोहा। समझ में आ गया? जो अयस्क है आयरन का, अयस्क जो बेसिकली निकलता है ज़मीन से, उस अयस्क को लाइमस्टोन में मिला के ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं स्मेल्टिंग के लिए, और वहाँ पे कोयला कुकिंग कोल भी डालते हैं। तब जाके गर्मी जो बनती है उससे जो जब जलता है वो सब, तो उससे पिग आयरन बनता है, कच्चा लोहा बनता है। फिर उससे आप मशीनरी और स्टील बनाते हैं। रेशियो ऑफ आयरन और किस मात्रा में, किस अनुपात में डालते हैं भाई? रेशियो ऑफ आयरन और लाइमस्टोन एंड कुकिंग कोल यूज्ड इज 4:2:1। यदि 4 अनुपात वहाँ पर आयरन और है तो वहाँ पे 2 रेशियो लाइमस्टोन होगा, उसका आधा लाइमस्टोन होगा, और उसका फिर और आधा कर लीजिए उतना कुकिंग कोल होगा। तो पिग आयरन इज मिक्सड विद मैंगनीज। फिर पिग आयरन को आप मिक्स करते हो मैंगनीज के साथ गर्म करके, दोबारा से क्रोमियम के साथ, निकल के साथ, जितना मिलाना होता है, विच मेक्स इट मोर स्ट्रॉन्गर स्टील। उसके बाद बनती है मजबूत स्टील। ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इन छोटा नागपुर रीजन ड्यू टू इट्स फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे हैं, तो छोटा नागपुर में सारी की सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे लोकेटेड हैं। इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट हमारे देश के कौन कौन से हैं बच्चों? जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, बोकारो, भिलाई, बर्नपुर। इंडिया प्रोड्यूस करता है 33 मिलियन टन स्टील हर साल। इवन दो हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन जो है, यद्यपि हमारी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है बच्चों वो बहुत लो है, 32 किलोग्राम पर हेड पर ईयर हम कंज्यूम करते हैं। इट इज़ लेस बिकॉज इंडिया हैज़ लो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारा डेवलपमेंट पीछे रह गया, यही वजह है। टुडे स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं बच्चों? स्टील इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रहा है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर 1।
नंबर 2, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल हमारे पास में अवेलेबल है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ पर लेबर जो प्रोडक्शन हो रही है वो कंपेयर करें हम विकसित देशों से या यूएसए से या चाइना से तो वो कम है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई, बिजली की सप्लाई भी हमारे यहाँ पे देखो इंडस्ट्रीज़ के लिए कई राज्यों में बहुत दिक्कत थी, पहले यूपी में भी बड़ी दिक्कत थी, अब तो ठीक है, बहुत अच्छी है अब तो। रॉ मटेरियल्स आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स इन इंडिया ओनली, केवल कुछ ही एरियाज़ में, कुछ ही पॉकेट्स के अंदर रॉ मटेरियल यहाँ पे सारा का सारा मिल पाता है इसका। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ी वजह है। पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होने की वजह से भी हमारी ये इंडस्ट्री पिछड़ जाती है कहीं ना कहीं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।